पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यूनिट नंबर 2 मैनेजमेंट, पुस्तकालय मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में तीसरा टॉपिक है प्रबंधन की विचारधाराएं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि विचारधाराएं किस प्रकार की होती हैं। स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। वास्तव में काम करने वालों से उसकी क्षमता अनुसार पूर्ण कार्य लेना तथा अपने संसाधनों से बेहतर उत्पादन लेना ही प्रबंधन है। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रबंधन का अर्थ अधिकतम उत्पादन या फायदा नहीं है, बल्कि वास्तव में अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना होता है। जैसे जैसे प्रबंधन का महत्व एवं आवश्यकता बढ़ती गई, उसके साथ साथ प्रबंधन विचारधारा के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण एवं तथा धारणाएं विकसित हुई, जिन्हें प्रबंधन विचारधारा की विभिन्न स्कूलों के नाम से जाना जाता है। प्रबंधन विचारधारा की प्रमुख स्कूलों में निम्नलिखित स्कूलों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहले है शास्त्रीय प्रबंधन, शास्त्रीय विचारधारा स्कूल, क्लासिकल स्कूल। इसका मतलब होता है जो परंपरावादी विचारधारा है उसे शास्त्रीय विचारधारा स्कूल कहते हैं, क्लासिकल स्कूल कहते हैं। शास्त्रीय विचारधारा को परंपरावादी विचारधारा भी कहते हैं तथा इसका जन्म एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सिद्धांत से हुआ है। यह विचारधारा प्रबंधन को संगठित समूहों के द्वारा काम कराने का एक तरीका मानता है। वैज्ञानिक हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक जो रहे, उनको परंपरावादी प्रबंधन के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही एल उर्बिग भी इस विचारधारा के बड़े समर्थक रहे हैं। इस विचारधारा की विशेषता निम्नलिखित हैं। लाइब्रेरी साइंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि शास्त्रीय प्रबंधन विचारधारा ये स्कूल है, इसकी विचारधारा किसने दी, तो हेनरी फ्योल और एल उर्बिग ने यह विचारधारा दी, इसके समर्थक हैं। इसके बाद आता है शास्त्रीय प्रबंधन में जो शास्त्रीय विचारधारा क्लासिकल स्कूल है, उसमें आता है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यह औपचारिक संगठन से संबंधित है। यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह केंद्रीयकरण पर बल देती है। यह कट्टरपंथी है। इस विचारधारा ने अनेक सिद्धांतों को विकसित किया है। इसके बाद प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल जो है इस क्लासिकल स्कूल के बाद है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल। यह स्कूल इस विचार को मान्यता देता है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया की तरह है जिसके द्वारा मानवीय सामूहिक प्रयासों को उद्देश्यानुसार संगठित किया जाता है। इस स्कूल को स्वार्थवादी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में अनुभवों तथा परंपरा के आधार पर कार्य किए जाते हैं।
इसके बाद तीसरा आता है प्रयोगात्मक स्कूल, एम्पिरिकल स्कूल। यह स्कूल इस विचारधारा को मान्यता देती है कि अनुभव को परिवर्तित स्थिति में मूल्यांकन कर परखना चाहिए। मतलब प्रयोगात्मक, किसी ने कहा कि एम्पिरिकल स्कूल, किसी ने कहा प्रयोगात्मक विचारधारा, किसी की रही प्रयोगात्मक विचारधारा। प्रयोग करके देखते हैं। तो जो प्रयोगात्मक स्कूल, एम्पिरिकल स्कूल है, यह स्कूल इस विचारधारा को मान्यता देती है कि अनुभव को परिवर्तित स्थिति में मूल्यांकन कर परखा जाना चाहिए, और यदि वे खरे नहीं उतरते हैं, मतलब प्रयोग करते समय, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। इस विचारधारा के समर्थक पीटर ड्रकर हैं। कीन डेविड न्यूमैन आदि रहे। पीटर ड्रकर, कीन डेविड न्यूमैन आदि रहे हैं। यह स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल के नाम समान ही है और समान कार्य पद्धति अपनाकर चलता है। फिर भी इन दोनों स्कूलों में कुछ आधारभूत अंतर हैं। अंतर वह है कि प्रबंधन प्रक्रिया में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, जबकि यह अनुभवों के औचित्य को प्रमाणित करते ही उन्हें स्वीकार कर लेती है। इसमें भावी समस्याओं का निदान विगत अनुभव के आधार पर किया जाता है। इसके बाद अगली है विचारधारा वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। यह स्कूल इस विचारधारा को मान्यता देती है कि प्रबंधन की समस्याओं के समाधान के लिए तथा प्रबंधन के कार्यों के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस स्कूल में इस तथ्य का समर्थन किया गया है कि प्रबंधकों में कल्पना शक्ति, मौलिक सूझबूझ होनी चाहिए। इस विचारधारा को टेलर, फ्योल तथा गुलिक जैसे विद्वानों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके बाद पांचवा है मानवीय व्यवहार स्कूल, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। ह्यूमन जो बिहेवियर विचारधारा है, मानवीय व्यवहार स्कूल की उत्पत्ति, विचारधारा की उत्पत्ति, स्कूल को ही विचारधारा कहा गया है, एल्टन मायो एवं रोथेमिस वगैरह द्वारा किए गए प्रयोगों से हुआ है। इस प्रयोग में पहली बार मानवीय तत्वों पर सर्वाधिक बल देने की बात कही गई है। इनमें व्यक्तियों को समझने तथा वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस विचारधारा में प्रबंधकों से यह अपेक्षा रखी गई कि वह ऐसी विधियों का विकास करें जिससे अधिक से अधिक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इसके बाद छठवें है, जो छठवीं स्कूल है विचारधारा है सामाजिक प्रणाली स्कूल, सोशल सिस्टम स्कूल। यह स्कूल प्रबंधन को एक सामाजिक प्रणाली मानता है। यहाँ कुछ विद्वान इसके क्षेत्र को थोड़ा सीमित करते हैं तथा केवल औपचारिक संगठनों को ही सामाजिक प्रणाली में शामिल करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड इस प्रणाली के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान सहकारिता के सिद्धांत में निहित है। इस सिद्धांत द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास में बाधक जैविक, भौतिक तथा सामाजिक सीमाओं को दूर किया जाता है। इसमें विवेकपूर्ण निर्णय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सचेष्टा रहना चाहिए।
इसके बाद अगली विचारधारा है प्रणाली प्रबंधन स्कूल, सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यता है कि जिस प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाएं एक बेहतर प्रणाली का ही परिणाम है, उसी प्रकार व्यावसायिक क्रियाएं भी बेहतर प्रणाली का परिणाम है। अतः प्रबंधक को चाहिए कि वे भी प्रणालियों के जरिए वांछित परिणाम प्राप्त करें। इसके बाद अगला है ये जो 7वीं प्रणाली है, इसकी शरीर से तुलना इसलिए की गई है कि जिस प्रकार हमारे शरीर की क्रियाएं चलती हैं उसी प्रकार सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल होता है, सिस्टम से चलता है, व्यवसायिक क्रियाएं भी उसी सिस्टम से चलती हैं। इसके बाद 8वां है निर्णय सिद्धांत स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल। इस सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या करना है, कैसे करना है को आधुनिक प्रबंधन का मुख्य कार्य माना जाता है और निर्णय की श्रेष्ठता पर संस्था की सफलता निर्भर करती है। श्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता ही प्रबंधन को श्रेष्ठ बनाती है। इसके बाद गणितीय स्कूल, मैथमेटिकल स्कूल प्रबंधन की इस विचारधारा का प्रतिपादन मैथमेटिकल स्कूल प्रबंधन की इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रबंधन को गणितीय मॉडल पद्धति मानने वाले विद्वानों द्वारा किया गया है। उनके अनुसार प्रबंधन एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है जिसे गणितीय नमूनों तथा परिमाणात्मक तथ्य द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यह सिद्धांत तथ्यात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसके बाद डायरेक्टिव स्कूल, निर्देशात्मक स्कूल। इस विचारधारा में प्रबंधन को निर्देश के रूप में स्वीकार किया गया है। इस विचारधारा की मान्यता है कि प्रबंधकों को नीति निर्धारण के साथ साथ कार्यान्वयन का निर्देश भी देना चाहिए। इसके अनुसार प्रबंधकों में निर्देशन की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद 12वां है सहभागिता स्कूल, पार्टिसिपेट स्कूल। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए। निर्णयों में उनके विचारों का समावेश किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी निर्णय हो रहा है जैसे उसमें सहभागिता करना, शामिल होना, तो सहभागिता स्कूल कहलाता है। जैसे उनके विचारों का भी उसमें समावेश करना, विचारों पर अमल करना। इसके बाद 13वां है तुलनात्मक प्रबंधन स्कूल, कंपैरेटिव मैनेजमेंट स्कूल। इस विचारधारा के जन्मदाता गोंसाल्विस तथा मैकमिलन थे। उसके अनुसार प्रबंधन के विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत का विभिन्न संस्कृतियों के संबंध में संशोधित किया जाना चाहिए। ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है पीटर ड्रकर। इनका जन्म 1909 में और मृत्यु 2005 को हुई थी। इन्होंने कहा है कि वाज वन ऑफ द मोस्ट widely known and influential
course on management whose work continues to be used by managers worldwide. He was a prolific author and among the first after Taylor and Fuel to depict management as a distinct function and being a manager as a distinct responsibility। ये वैज्ञानिक पीटर एबडकर जी हैं। हमने प्रबंधन विचारधारा की 13 स्कूलों को पढ़ा है, 13 विचारधाराओं को पढ़ा है। इसमें कंपैरेटिव मैनेजमेंट स्कूल, पार्टिसिपेटिव स्कूल, डायरेक्टिव स्कूल, मैथमेटिकल स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल, सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल, सोशल सिस्टम स्कूल, उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, इसके बाद एम्पेरिकल स्कूल, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, क्लासिकल स्कूल। प्रबंधन की जो विचारधाराएं हैं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने दी हैं। प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इसकी 7500 MCQ की सीरीज भी आएगी और उसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यूनिट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और पूरे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक भी हो चुके हैं और 370 MCQ भी हो चुके हैं। इसके बाद अब सेकंड यूनिट के 5 टॉपिक होने के बाद उसके MCQ 7500 MCQ की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और इसके भी 300-400 क्वेश्चन है, वे भी सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार हम पूरी लाइब्रेरी साइंस की 10 यूनिट पढ़ेंगे और इसे ख़त्म भी करेंगे।